हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक लक्ष्य। गाइस, इससे पहले हम लोग सेकेंड यूनिट प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन इन इंडिया को ख़त्म कर चुके हैं। वो हमने स्टार्ट की थी मैकाले के विवरण पत्र से लेकर सार्जेंट योजना तक। आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और अब हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन इन इंडिया। और इसका जो पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1949। देखते हैं क्या क्या था इस आयोग में। तो जब इंडिया स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब ये एक बात ये आई सामने कि अभी तक अंग्रेजों की शिक्षा नीति चल रही थी, अब हम अपनी शिक्षा नीति बनाएंगे। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा नीति बनाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। किसका? राधा कृष्णन आयोग का या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म हुआ था तिरुतनी तमिलनाडु में। हुआ कब था? 5 सितंबर 1888 को। और 5 सितंबर को इन्हीं के बर्थडे के दिन हम टीचर्स डे भी मनाते हैं। ये जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वो सबसे पहले इन्हीं को मिला था। मतलब पहली बार वो स्टार्ट हुआ था 1954 में, और तभी इनको मिला था। इनके साथ साथ सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को भी मिला था। ये बनारस विश्वविद्यालय के उपकुलपति मतलब वाइस चांसलर थे, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने और द्वितीय राष्ट्रपति बने, और इस आयोग के अध्यक्ष थे। अभी ये जो आयोग था तो स्वतंत्र भारत के शिक्षा के क्षेत्र में पहला आयोग ये बना। तो अभी तक क्योंकि स्वतंत्रता मिली है 1947 में, और तभी ये आयोग बन जाता है। तो ये पहला आयोग था शिक्षा के क्षेत्र में। आयोग को उच्च शिक्षा की समीक्षा करनी थी, पता लगाना था कि वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, विकास की क्या संभावना है, कैसे समस्याओं का समाधान हो सकता है और उच्च शिक्षा को आगे ले जाया जा सकता है। आयोग की जो प्रथम सभा थी वो 6 दिसंबर 1948 को दिल्ली में आयोजित की गई थी। आयोग में 10 सदस्य थे। 10 के 10 सदस्य भारतीय सरकार द्वारा मनोनीत थे। और इसकी जो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो भी इन्हीं के एक सदस्य थे। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपना 18 अध्याय का प्रतिवेदन या रिपोर्ट गवर्नमेंट को पेश किया था। आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? उच्च शिक्षा के उद्देश्य बताने थे, विश्वविद्यालयों के नियमों का निर्धारण करना था, परीक्षा प्रणाली तथा प्रवेश मानक बताने थे। मतलब परीक्षा कैसे होंगी, कौन कराएगा, क्या उसके नियम रहेंगे, प्रवेश मानक मतलब कैसे कैसे स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, कॉलेज एक यूनिवर्सिटी से कैसे एफिलिएट होगा, शिक्षण का माध्यम क्या होगा, मतलब कौन सी भाषा शिक्षण का माध्यम बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसंधान, मतलब रिसर्चेस के लिए क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे। अध्यापकों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें, मतलब कौन कौन से अध्यापक नियुक्त किए जा सकते हैं, क्या क्या उनकी सेवा शर्तें रहेंगी, वो सब उनको बताना। धार्मिक शिक्षा दी जाएगी नहीं दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, इस सब के बारे में सुझाव देने थे। उद्देश्य क्या थे आयोग के? उद्देश्य देखते हैं तो हम राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय आदि के क्षेत्र में नेतृत्व कर सकने वाले युवाओं का निर्माण। क्योंकि हमारा देश अभी अभी स्वतंत्र हुआ है, इसलिए हमें आवश्यकता थी ऐसे लोगों की जो कि राजनीति समझ सकें, व्यवसाय समझ सकें, प्रशासन कर सकें। तो ऐसे युवाओं में नेतृत्व के गुणों का विकास होना जरूरी था, इसलिए ताकि प्रजातंत्र को हम सफल बना सकें। तो युवाओं में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना, क्योंकि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, इसलिए ज़रूरी था कि हमारे लोग प्रजातंत्र को समझें, संविधान का पालन कर सकें, और जो जो उनके लिए किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उनसे लाभान्वित हो सकें। नवीन एवं प्राचीन मान्यताओं में समन्वयन, क्योंकि अभी अंग्रेज जो थे वो सारी प्राचीन मान्यताओं को अस्वीकार कर देते थे, खासकर भारतीय मान्यताओं को। इसीलिए कहा गया कि जो नवीन ज्ञान है पाश्चात्य ज्ञान को भी लिया जाए, और जो हमारी यहाँ की मान्यताएं हैं, प्राचीन मान्यताएं हैं, उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाना चाहिए। इनका एक बेस्ट कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए एजुकेशन के फील्ड में। अगला जो सुझाव दिया इस आयोग ने वो दिया था कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। तो 3 प्रकार की ये सूचियाँ होती हैं: राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिन पर नियंत्रण राज्य सरकार का होता है।
केंद्र सूची में वो विषय आते हैं जिन पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। समवर्ती सूची में दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है। तो इन्होंने कहा कि जो उच्च शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। अध्यापक वर्ग के बारे में इन्होंने क्या कहा कि अध्यापकों को जो मतलब कौन से अध्यापक, उच्च शिक्षा वाले, तो इन अध्यापकों को 4 श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए, रिसर्च फेलो, इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर और रीडर। और जैसे जैसे इनकी पोस्ट होंगी उन्हीं के हिसाब से इनको वेतन मिलेगा। पदोन्नति का आधार योग्यता, तो मतलब प्रमोशन का आधार योग्यता। तो अभी तक प्रमोशन कैसे होता था, एक्सपीरियंस बेस्ड होता था या फिर एज को देख के होता था, जिसकी एज ज़्यादा है उसको दे दिया या जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसको दे दिया। लेकिन अब क्या होना था, योग्यता को आधार बना दिया गया पदोन्नति का, जिससे कि सभी लोग अट्रैक्ट हो सकें, जो लोग योग्य हैं इसके वो इस प्रोफेशन के प्रति अट्रैक्ट हो। सेवानिवृत्त मतलब सेवानिवृत्त तो वो होता है रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट की जो आयु होगी वो होगी 64 साल। उच्च शिक्षा का स्तर, तो इन्होंने कहा कि केवल इंटरमीडिएट विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। जो लोग 12th पास कर चुके हैं सिर्फ वही लोग उच्च शिक्षा में प्रवेश पा सकते हैं, ताकि इसके हम उच्च स्तर को मेंटेन कर सकें। एक सत्र में 180 दिन शिक्षण कार्य होना चाहिए, तो मतलब 180 दिन क्लासेस चलनी चाहिए कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। इनमें परीक्षा के दिन शामिल नहीं होंगे, तो 180 दिन सिर्फ पढ़ाई के होंगे स्टूडेंट्स के लिए कम से कम। न्यूनतम उपस्थिति निर्धारण, मतलब मिनिमम अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए इसको निर्धारित कर देना चाहिए और सभी स्टूडेंट को उन्हें फॉलो करना होगा, कम से कम उतने % अटेंडेंस उन्हें देनी होंगी। तो और पाठ्य पुस्तक का निर्धारण नहीं होगा, मतलब आप सिर्फ सिलेबस बताओ बच्चों को क्या क्या सिलेबस है और उसे वहाँ पे टीचर्स पढ़ाएंगे और अदर सोर्सेज में से उसकी जानकारी स्टूडेंट्स इकट्ठा करेंगे, लेकिन किसी भी पुस्तक को पाठ्य पुस्तक नहीं बनाया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि विशिष्ट और सामान्य पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। विशिष्ट और सामान्य पाठ्यक्रम कैसे, मान लो समझ लो बीए कर रहे हैं हम, या फिर कोई ऑनर्स कोर्स, बीए तो हो गया मान लो सामान्य पाठ्यक्रम हो गया उसका, लेकिन आप किसी एक ही सब्जेक्ट में अपनी डिग्रीज लिए जा रहे हो, ऑनर्स कोर्स कर रहे हो, तो वो हो गया विशिष्ट शिक्षा, किसी एक ही चीज़ में विशिष्टता हासिल कर लेना। शिक्षा के माध्यम के बारे में इन्होंने बताया, क्योंकि अभी तक माध्यमिक शिक्षा का जो माध्यम था वो हिंदी को या फिर किसी प्रादेशिक भाषा को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन उच्च शिक्षा का माध्यम इंग्लिश ही था। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि भारतीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही में कुछ कंडीशंस भी थे। जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम हिंदी में पढ़ा सकते हैं उनको तो हम हिंदी में पढ़ाएंगे या फिर किसी भारतीय भाषा में पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम अभी इन अदर लैंग्वेजेस में नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उन्हें इंग्लिश में ही अभी चलने दो, लेकिन उनका विकास तेज़ी से करते रहो लैंग्वेजेस का, जिससे कि हम फिर इंग्लिश को रिप्लेस करके और अपनी किसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना देंगे। अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दों को यथावत स्वीकार कर लिया जाए, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्ड आ चुके हैं उनको स्वीकार कर लेना चाहिए हमें। ऐसे क्या ऐसे ही मान लो जैसे ब्लूम टेक्सोनमी है, तो ब्लूम टेक्सोनमी को ब्लूम टेक्सोनमी के नाम से ही हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, जहाँ पे हमें 3 भाषाओं का अध्ययन करना होता है, तो इन्होंने कहा त्रिभाषा सूत्र लगा दिया, मतलब 3 भाषाओं का अध्ययन करना है। कौन कौन सी भाषा, एक तो प्रादेशिक भाषा जो आपके प्रदेश में बोली जा रही है, एक संघीय भाषा मतलब हिंदी, और एक इंग्लिश। ये 3 भाषा इन्होंने दी, इस तरह से इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश को महत्व दिया है। परीक्षा प्रणाली की बात करें तो इन्होंने कहा कि 3 वर्ष का डिग्री कोर्स होगा जो स्नातक होगा, और उसमें 3 वर्ष अलग अलग वर्ष परीक्षाएं होंगी। ऐसे नहीं होगा कि 3 वर्ष का डिग्री कोर्स है तो 3 वर्ष के बाद परीक्षा हो रही है, हर वर्ष के बाद परीक्षा होगी। कॉपी कौन चेक करेगा, जिस शिक्षक को कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। फर्स्ट डिवीज़न कितने % पे बनेगी, 70% पे, सेकेंड डिवीज़न बनेगी 55% पे, थर्ड डिवीज़न बनेगी 40% पे। कृपांक प्रणाली मतलब ग्रेड सिस्टम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है इस परीक्षा का जो उच्च शिक्षा है उसका स्तर गिरता है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि कृपांक प्रणाली को बंद कर दिया जाए और सिर्फ योग्य छात्र ही यहाँ से स्नातक पास होकर निकलेंगे। इनका जो फोकस था वो ये नहीं था, ये था कि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट निकलना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ से और कॉलेजेस से।
अन्य सुझाव इनके क्या रहे? ग्रामीण शिक्षा। तो ग्रामीण शिक्षा के लिए इन्होंने ग्रामीण शिक्षा समिति की बात कही और इन्होंने कहा कि क्योंकि गाँव में 80% जनसंख्या हमारी निवास करती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम गाँवों में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बनाएं। और यहाँ पे एजुकेशन इन्होंने कैसी देने की बात कही? उच्च शिक्षा में इन्होंने कहा कि आधा टाइम जो है कॉलेज में जो बिता रहे हैं स्टूडेंट्स, उसका आधा टाइम तो आप क्लासेस चलाइए, आधे टाइम में व्यवहारिक ज्ञान दीजिए उनको, जैसे खेती का ज्ञान दे सकते हैं, किसी शिल्प का ज्ञान दे सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ आधे टाइम तो पढ़ाई चलेगी और आधे टाइम उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा मतलब वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में इन्होंने कहा कि जो व्यावसायिक शिक्षा में जो लोग परास्नातक कर रहे हैं, मतलब पीजी कर रहे हैं, उनका जो पाठ्यक्रम होगा वो ज़्यादातर, मतलब इन्होंने कहा कि मूलतः उसको आप वही कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, व्यवहारिक शिक्षा ही होनी चाहिए उसमें। और व्यावसायिक शिक्षा से हमें आगे देश को फ़ायदा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक्स पढ़ के आ गए, यहाँ से हमें एंटरप्रेन्योर मिलने चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ लेबर मिलने चाहिए और मैनेजर्स मिलने चाहिए, जिससे कि हमारे देश का जो फाइनेंशियल है वो ठीक ठाक मेंटेन होके रहे। नारी शिक्षा के लिए इन्होंने कहा कि नारी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उस पर हमें खर्चा करना चाहिए। और इन्होंने क्या कहा कि नारी शिक्षा का जो सिलेबस है वो अलग होना चाहिए, उसमें हमें घर संभालने की शिक्षा दी जानी चाहिए और घर का जो अर्थशास्त्र है वो संभालना चाहिए उनको, बच्चों को पालने की शिक्षा दी जानी चाहिए, इसमें फर्स्ट एड वगैरह, होम साइंस, ये सब सिखाया जाना चाहिए। शैक्षिक वित्त व्यवस्था, तो मतलब इनके लिए जो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ये सब शिक्षा व्यवस्था लाने के लिए, तो वो हमें सरकार के द्वारा उपलब्ध होने चाहिए। आवर्ती अनुदान भी और अनावर्ती अनुदान भी, मतलब जो फिक्स भी होने चाहिए पहले से, और सरकार को टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ने पर इन्हें देने चाहिए अनुदान। और इन्होंने कहा चिकित्सा शिक्षा के बारे में। चिकित्सा शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा कि एक सेशन में 190 से ज़्यादा छात्र कभी नहीं लिए जाएंगे मेडिकल के लिए, और जो 190 छात्र लिए जा रहे हैं उनमें से प्रत्येक एक छात्र के अंतर्गत 10 से ज़्यादा रोगी नहीं होने चाहिए। रोगी कैसे? जिन पे वो सीखते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं या फिर उनका इलाज करते हैं। तो ऐसे जो रोगी होंगे, सिर्फ 10 रोगी एक स्टूडेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। प्रौद्योगिक शिक्षा मतलब आईटी सेक्टर के लिए इन्होंने कहा कि इसकी शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, तो इसलिए हमें नई नई टेक्नोलॉजी से इन्हें वाकिफ़ कराना होगा और इन्हें जो भी एजुकेशन में इनके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो इनको प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा, क्योंकि हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी कि धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो फिर इसका तोड़ निकला कि धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि हमें सबको लोगों को अपने धर्म की ज्ञान होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम थी कि कौन से धर्म की शिक्षा दी जाए, तो इस बात पे फिर कहा गया कि जो 3 वर्ष का जो डिग्री कोर्स है उसके पहले साल में तो आप क्या कीजिए कि महापुरुष हैं, जो धर्म के क्षेत्र में अवतरित महात्मा हैं, उनकी जीवनियाँ पढ़ा दीजिए। जैसे महात्मा बुद्ध की पढ़ा सकते हैं और पैगंबर हजरत मोहम्मद जी की पढ़ा सकते हैं और ईसा मसीह की। तो इस तरह से जो भी धर्म में संलग्न व्यक्ति हैं उनके आप जीवनियाँ पढ़ाइए, नैतिक शिक्षा दीजिए उनको। सेकेंड ईयर में क्या करना है? सेकेंड ईयर में हमें मूल तत्व पढ़ाने हैं धर्म के, कि धर्म आपका मेनली क्या बोलता है, मोटा मोटा वो बता देना है। थर्ड ईयर में क्या कहा गया कि धर्म की जो समस्याएं हैं उनका विश्लेषण करना है और धर्म का अवलोकन करना है। तो इस तरह से धीरे धीरे ब्रॉडर होती चली जाएगी धार्मिक शिक्षा और सभी धर्मों की शिक्षा स्टूडेंट्स को मिल पाएगी। अनुसंधान एवं स्नातकोत्तर शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या कहा? तो पहले बात करते हैं अनुसंधान के बारे में। तो देख लेते हैं हम पीएचडी। जो पीएचडी करते हैं लोग, वो रिसर्च ही तो करते हैं। तो इन्होंने कहा कि पीएचडी 2 वर्ष की रिसर्च कम से कम करनी होगी उसमें, और जो पीएचडी में एडमिशन लेना है जिसको भी, तो अखिल भारतीय स्तर पर उसका चुनाव होगा, मतलब कंपटीशन होगा सभी स्टूडेंट्स में, और फिर बहुत थोड़े लोग इस चीज़ के लिए चुने जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी इनको बहुत बढ़िया वाली चाहिए उसके लिए। छात्र कल्याण परिषद का गठन करने की बात कही इन्होंने, जो कि छात्रों के कल्याण के लिए कार्य करेगी, छात्रों के हितों का ध्यान रखेगी, इसलिए इन्होंने छात्र कल्याण परिषद के गठन का सुझाव दिया।
अब इन्होंने जब ये अपने सारे सुझाव दिए अपने सरकार को, तो सरकार ने इनके ज़्यादातर सुझाव जो थे वो स्वीकार कर लिए। इस आयोग का प्रभाव क्या पड़ा उच्च शिक्षा पर, ये देखते हैं। तो 1954 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति, जो कि सार्जेंट मिशन जो आया, सार्जेंट जो योजना आई थी, उसने इसकी संतुष्टि की थी कि जैसे इंग्लैंड में है एक कमेटी, ऐसे ही इंडिया में भी होनी चाहिए। तो ये विश्वविद्यालय अनुदान समिति बनी थी। अब इस विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी में बदल दिया गया। और फिर 1956 में इस यूजीसी को स्वतंत्र संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ कानून के द्वारा। अब ये यूजीसी नियंत्रण करती है कॉलेजेस पे, उनको एफिलिएट करती है यूनिवर्सिटीज से, और परीक्षा प्रणाली वगैरह सब यूजीसी का कार्य है। ग्राम्य उच्च शिक्षा समिति की स्थापना, ग्रामीण शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा समिति की स्थापना की गई ग्रामों में। और भारतीय भाषाओं का विकास किया जाने लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भाषाएं अभी ऐसी हैं, कुछ भाषाएं हमारी डेवलप नहीं हैं, और जो कुछ विषय हैं वो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ हम अभी इंग्लिश में ही शिक्षा दे सकते हैं। तो इसीलिए उन सब्जेक्ट्स के लिए भी हमें वोकैबुलरी को डेवलप करना पड़ेगा, इसलिए भारतीय भाषाओं का विकास करना होगा। फिर क्या हुआ, 1959 में एनएसएस और 1963 में एनसीसी की स्थापना की गई। तो अभी यहाँ पे जो इनके बहुत ज़्यादा मेन सुझाव थे वो तो एक तो ये यूजीसी वाला, छात्र कल्याण परिषद वाला, और ये सब इनके बहुत ज़्यादा मेन सुझावों में गिने जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर शिक्षा आयोग। ठीक है, थैंक यू सो मच।